I'm moving to our next panelist, Dr. Paramhans Mishra Sahab, he is CEO with IPM Medical College and Hospital Durgapur. Sir, क्योंकि ICU की दिक्कत, लिटरेसी की दिक्कत इंडिया में सबसे ज्यादा आ रही है, and you yourself is CEO of this one medical college in the hospital. So इसके ऊपर थोड़ा सा बताएं कि ये जो क्या इसी को प्रिवेंट किया जा सकता है कि यहाँ तक की नौबत भी ना आए, ICU तक और वेंटिलेटर तक पहुंचने की नौबत ना आए? डॉक्टर परमहंस मिश्रा साहब, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनम्यूट कर लीजिए सर थोड़ा सा। आई अंडरस्टैंड आपका रूटीन काफी बिजी चल रहा है, आपको लग रहा है कि हॉस्पिटल में ये कहीं, तो फिर भी थोड़ा सा टाइम निकालें प्लीज सर। थैंक यू वेरी मच ललिता जी और मानव कल्याण सोसाइटी। अभी सब लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी दी कैसे कैसे इससे बचा जाए। तो मेरा जो शॉर्ट में मैं बताऊंगा कि ये बीमारी जो है मानव से मानव को फैल रही है, तो हमें सबसे पहले तो मानव से मानव की दूरी बना के रखनी है। जहां पर भी भीड़ हो वहां बिल्कुल ना जाएं। किसी भी आदमी से बात करें तो कम से कम 2 मीटर की दूरी बना के रखें। किसी से हाथ ना मिलाएं, नमस्ते करें। कोई भी ऐसी चीज जिसमें जरूरत ना हो उसको टच ना करें, और कोई चीज टच करें तो उसको तुरंत हाथ धोएं। मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज करें, फेस शील्ड यूज करें, और शादियों में ना जाएं, मार्केट में ना जाएं भीड़ वाली, जैसे कि लोग शनि बाजार बुध बाजार जाते हैं, वहां बिल्कुल जाना बंद करें। इसी से बीमारी से बचाव होगा। और वैक्सीन जरूर लें, जिसको वैक्सीन एलिजिबल हो, जिसका नंबर है, वैक्सीन जरूर लें। वैक्सीन से इंसान की जो बीमारी है वो अगर होगी भी तो बहुत ज्यादा घातक नहीं होगी। और खाने पीने का ध्यान रखें, वर्जिश जरूर करें, एक्सरसाइज करें। अपने प्रॉनिंग पोजीशन में अगर किसी को बीमारी हो जाती है तो उल्टा लेट करके पेट के नीचे, छाती के नीचे तकिया लगा करके आधे घंटे की में 3-4 बार एक्सरसाइज करें। लंबी लंबी सांस लें, भाप लें, गर्म पानी पिए और गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करें। ये सब इससे बचाव के उपाय हैं। और अगर किसी को बीमारी हो जाती है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और इलाज पूरा कराएं। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर क्विक ब्रीफिंग। बहुत बढ़िया, छोटे से टाइम में आपने बहुत अच्छा ब्रीफिंग दे दिया सर, सो थैंक यू वेरी मच। और मैं डॉक्टर हरीश कुमार शर्मा जी भी हमारे साथ बीच में, ही इज वेरी रिनाउंड डॉक्टर वर्किंग विद सफदरजंग हॉस्पिटल। सर अभी डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल जी भी बात कर रहे थे स्लीपिंग के ऊपर, खाने के ऊपर, तो काफी उन्होंने इसकी भी एक इम्पोर्टेंस के ऊपर जिक्र किया। तो थोड़ा सा आप जो हमें डाइट प्लान के बारे में बताएं कि जब लोग जो जैसे सेल्फ क्वारंटीन है, तो सेल्फ क्वारंटीन के अंदर क्या डूज एंड डोंट्स रहने चाहिए, या उनका जो पोस्ट या जो कोविड से निकल चुके हैं उनका डाइट प्लान किस तरह का रहे, खाने पीने का सिस्टम किस तरह से करे कि उनको कोई दोबारा ना हो, या जिनको है वो किस तरह का डाइट प्लान ले। तो सर इसके ऊपर थोड़ा सा आप प्लीज हमें जानकारी दें। राइट सर, स्वागत है सर आपका। सर वॉइस थोड़ी सी ऑडिबल नहीं है सर। डॉक्टर साहब आवाज कम आ रही है सब। सर आवाज नहीं पहुंच पा रही आपकी, और जो है क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम सुनना चाह रहे हैं आपसे, या आप थोड़ा सा इसको सेट करें सिस्टम को। मैं तब तक अगला क्वेश्चन सिन्हा साहब से ले लेता हूं और फिर आपके पास दोबारा आता हूं साहब। सो मैं प्रदीप कुमार सिन्हा जी भी हमारे साथ बीच में, ही इज रिटायर्ड सीएमओ फ्रॉम इलाहाबाद, एंड ही इज पार्ट ऑफ वन विकल्प सेवा समिति सोसाइटी व्हिच इज रनिंग ओल्ड एज होम शेल्टर्स। और सर सीनियर्स को सबसे ज्यादा इस टाइम में प्रॉब्लम आ रही है, आप देख रहे हैं पीछे भी रही, काफी रही, और अभी भी यंग एज के साथ साथ सीनियर्स को ही अफेक्टेड रहे। तो आप जो है आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आप एक ओल्ड एज होम रन कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप काइंडली सजेस्ट कीजिए कि पैंडेमिक के अंदर जो सीनियर्स को किस तरह का लाइफस्टाइल इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह के लाइफस्टाइल में सीनियर्स को रहना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा प्लीज बताएं सर। सर काइंडली अनम्यूट सिन्हा साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज सर। राइट सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सर आपका ललिता चौधरी जी फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए ऐसा है, हमारे
बहुत सीनियर पैनलिस्ट ने बहुत कुछ कहा. They have spoken so much about COVID and everything. I think they have taken each and every step and each and every nook of the problem has been taken up. What I think, as a senior citizen and working among senior citizens, हम लोगों को senior citizens को कोई ना कोई कितना भी कुछ करें, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड, ओबेसिटी, डिप्रेशन, डिमेंशिया, इस तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम, ऑस्टियोआर्थराइटिस, किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं. और उसके साथ अगर हमको थोड़ा सा कोविड का इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें वी हैव गॉट ए एक्सेसिव, मतलब मॉर्बिड, कोमॉर्बिड सिचुएशन, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में बोला जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि हम लोग कोरोना को ज्यादा ससेप्टेबल हैं, वो हमको जल्दी पकड़ सकता है. तो इसके लिए हम जो इलाहाबाद में कर रहे हैं, आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में भी कर रहे हैं, और जितने जानकार लोग हैं उनके साथ भी कर रहे हैं. हम लोग एक, जैसा पहले भी एक हमारे पैनलिस्ट ने रिक्वेस्ट की और कहा कि इसमें अगर हम अकेले रह रहे हैं और तो हम लोगों को एक डेफिनेट फ्लो चार्ट, एक तरह से एक रूटीन बनाना चाहिए, जिसमें कोशिश करें इफ यू कैन राइज बिफोर सनराइज, नई सनराइज पे उठ सकते हैं तो सनराइज जैसे ही होता है 6, 6:30, 7 बजे तक उठ जाएं. उसके बाद थोड़ा सा इफ वी आर स्पिरिचुअल एनफ, थोड़ा सा गॉड को याद करें, गुनगुना पानी एक पिए, और अगर कोई डायबिटिक वगैरह है, अगर कुछ लेते रहें, लौकी का जूस, करेला जामुन जूस जो लेते रहें वो लें. फिर उसके बाद कम से कम एक, ये बहुत मस्त चीज है कोविड में आजकल, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज. थोड़ा सा कम से कम 15 से 20 मिनट अगर हम तेज, अगर कमरे में हैं, आइसोलेट हैं, या बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं, अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा हो, सीढ़ी से उतर जाएं, अपनी बिल्डिंग के चारों तरफ थोड़ा कम से कम 15-20 मिनट अगर हम तेज चलने का प्रयास करें, या घर के आंगन में चलें, बाहर चलें. इसके बाद थोड़ी देर, कम से कम हाफ एन आवर, वी शुड, हम लोगों को आधा घंटा कम से कम प्राणायाम को देना चाहिए. आई हैव सीन माय ओन एक्सपीरियंसेस एंड मैंने देखा है और लोगों में ट्रायल भी किया है कि इस योग का अलोम विलोम या कपाल, जो भी एक्सरसाइजेस हैं, which we can say in medical language physiotherapy of breathing exercises, it can be told, इसको ऐसे भी लिया जा सकता है. जैसे हम लंबी सांस रोक लें, लंबी सांस रोक के उसको देखें कि हम कितने मिनट तक उस सांस को रोक सकते हैं, उससे धीरे धीरे टाइम पीरियड को बढ़ाने का प्रयास करें. लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें. इस तरह की एक्सरसाइज अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसा माना जा सकता है कि इसको धीरे धीरे हम बहुत जल्दी कोप अप कर सकते हैं. अगर आपको चक्कर आ रहा है, कोई परेशानी हो रही है, तो यू कैन अवॉइड दिस. फिर ऐसा है, आप फिर हम जैसा एक रूटीन सा बना लें, 8 से 9 के बीच में भगवान का नाम लें, ईश्वर शरण लें, भाप लें. उसके बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करें, एक फिक्स रूटीन कर लें, बना लें कि आज हम ये, थोड़ा सा इससे मेंटल, थोड़ा सा जैसे एक हमारे और स्पीकर ने भी कहा कि हम लोगों का मेंटल इस वक्त जो सेटअप है, मेंटल गेटअप है, ये बहुत जरूरी है. हम लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग की बहुत जरूरी है. अपना ध्यान हम कहीं और लगाएं. सुबह जैसे कई लोग कहते हैं काढ़ा पीने से अच्छा होता है, तो अगर काढ़ा कोई पी ले तो उससे कोई नुकसान भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन जरूरी है बीच बीच में भाप लेना, गुनगुना पानी पीना, और एक टाइम निकालना अपनों से बात करना. आपको घर से नहीं निकलना, नॉट एन इश्यू एट ऑल. आप घर से बात बंद करिए. हम भी तो अभी घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन यूके और पता नहीं कहां कहां से लोग, 100 के आसपास लोग जुड़े हैं हमारे साथ, और हम लोग बात कर रहे हैं. हम लोग इस तरह की जूम पे वेबिनार्स करते हैं म्यूजिक का, जिसमें हमारे जो थोड़े बहुत भी गाने वाले लोग हैं, जो थोड़ा बहुत भी पुराने गाने के या गाने के शौकीन हैं, वो लोग अपने घरों में बैठ के हम लोग जूम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं और हम लोग गाना गाते हैं सब लोग. उसके बाद जो पॉजिटिव एनर्जी मैंने देखा है सीनियर सिटीजन्स में आती है, दैट इज इनक्रेडिबल. और इसी तरह से अगर हम लोग अपनी सोच को थोड़ा पॉजिटिव रखें तो ये कोरोना क्या चीज है, कोरोना पॉजिटिव होगा तो भी वो हार जाएगा. ठीक है, सोच को पॉजिटिव रखें.
थैंक यू डॉक्टर सिन्हा साहब फॉर सच अ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। और हमारे साथ IHRO से डॉक्टर राजेश कुमार जी जुड़ गए हैं, नेशनल डायरेक्टर। और डॉक्टर साहब आपका भी स्वागत है। आप थोड़ा सा आप काइंडली IHRO के बारे में। थैंक यू अमरीक जी, कैसे हैं? ऑल वेल सर। हाँ, हमें ये देखो, हमें कोविड सेंटर मिला है दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार की तरफ से। मैं आपको दिखा देता हूँ, हम इसी में आज बिजी चल रहे हैं। ये गुरुद्वारा रकाबगंज के अंदर है, 500 बेड का। बहुत ही अच्छा काम है सर, बहुत ही अच्छा सेवा का काम आप लोग कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। और हमें भी अच्छा लग रहा है कि मानव कल्याण सोसाइटी और IHRO मिलकर इस तरह की चीजें जो कर रही हैं। और ये फुल्ली सब बेड्स पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, फुल्ली इक्विप्ड है पूरा। राइट। आज सुबह से इसी में ही, क्योंकि कल से इसको रन करना है। ये हेल्थ मिनिस्टर के OSD हैं जो बैठे हुए हैं सामने जी। और चेयरमैन साहब से ही मैं मिलवा देता हूँ आपको एक बार। हेल्थ मिनिस्टर जी, बहुत बहुत स्वागत है नेगी साहब आपका। और नेगी साहब, yeah, we can hear you sir, we can hear you, it's welcome, most welcome sir। डॉक्टर प्रेम सिंह नेगी, वर्ल्ड चेयरमैन ऑफ IHRO। सो हमें पता लगा कि आपको वो एक बड़ा हॉस्पिटल की जिम्मेदारी आपको मिली है गुरुद्वारे के अंदर। तो सर थैंक यू वेरी मच, आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाला। और थोड़ा सा फटाफट एक क्विक ब्रीफ 1 मिनट का 2 मिनट का बता दें, फिर हम ताकि इसको आगे बढ़ाएं कार्यक्रम को। अभी हम लोग, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, हम लोग अभी गुरुद्वारा रकाबगंज कोविड आइसोलेशन सेंटर है, इसमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से। तो अभी हम सब लोग इसी में व्यस्त हैं। आप सब लोग चर्चा में भाग ले रहे हैं, सब बात हैं। अभी सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि हम इस कॉज के लिए काम कर रहे हैं, प्रभु से विश यू ऑल द बेस्ट सर फ्रॉम आवर के लिए स्टार्ट किया है, उसमें पूरी तरह से हाँ, जो सभी की तरफ से जो आपका ब्लेसिंग हमें अभी तक मिलता रहा है, उम्मीद करते हैं आगे भी आशीर्वाद आपका बना रहे। और जो भी सहयोग करना चाहें दुनिया से कहीं से भी, तो IHRO को भी सहयोग कर सकते हैं। के लिए हम आप सब लोग स्वागत के योग्य हैं। बाकी डॉक्टर राजेश साहब का बहुत बहुत धन्यवाद सर। सो डॉक्टर राजेश साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं थोड़ा सा कार्यक्रम का टाइम की लिमिटेशन है, मैं आगे बढ़ाता हूँ। और आपने अपना कीमती टाइम निकाला, इतना व्यस्त है वहां पर, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि IHRO और मानव कल्याण सोसाइटी हम लोग मिलकर आगे भी इस तरह का काम जो है और समाज सेवा का काम करते रहेंगे। तो मैं वापस आऊंगा डॉक्टर हरीश कुमार जी के पास। मैं आपसे सर तब आवाज ऑडिबल नहीं थी, तो बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। सो वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर हरीश कुमार शर्मा जी वेरी रिनाउंड डॉक्टर वर्किंग विद सफदरजंग हॉस्पिटल। तो सर आपसे एक सवाल था डाइट को लेकर, कि जो जब लोग सेल्फ क्वारंटाइन में जो लोग जा रहे हैं, तो उनको किस तरह का डाइट का ध्यान रखना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। और पोस्ट कोविड भी जब वो ठीक भी हो जाते तो उसके बाद क्या डाइट को फॉलो करना चाहिए? थोड़ा इसके ऊपर आप प्लीज काइंडली एनलाइटन अस। मे बी वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आप जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको स्टार्ट कर लो। मुझे लगता है कि या तो फिर बीच में मैं कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं उन क्वेश्चंस को लेना शुरू करता हूं, सो दैट कि अगर डॉक्टर साहब जो कनेक्ट होते हैं तो फिर मैं उनको बढ़ा दूंगा आगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लोगों ने पूछे हैं मेरे से, तो जो चैट बॉक्स के अंदर है। एक क्वेश्चन है डॉक्टर श्री प्रशांत सिन्हा जी का, the kidney patients who have undergone kidney transplant are on immune support tab to check building of antibody, so hence they can't take COVID jabs, so please suggest the ways so as not to get infected with COVID। so मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर डॉक्टर धमीजा हमारे साथ हो या डॉक्टर दीवान हमारे साथ हो, डॉक्टर दीवान अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर पाए, या डॉक्टर धमीजा अगर आप हैं तो काइंडली इस पे गाइड करें। जो किडनी पेशेंट्स हैं जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका,
उनको शायद कोविड की वैक्सीन के बारे में क्या वो ले सकते हैं नहीं ले सकते, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप गाइड कर दें प्लीज सर। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और गाइडलाइंस के हिसाब से ऐसी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि इनको वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए। इनको आप जाके बताएं डॉक्टर को कि मुझे ये बीमारी है, लेकिन वैक्सीन लगनी चाहिए। वैक्सीन के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। वैक्सीन ना लगने के केवल 3 कारण हो सकते हैं। एक तो यह है कि आपको एक्टिव कोविड इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए ताकि आप वहाँ ना जाएं और वहाँ बीमारी ना फैलाएं, और आपको जरूरत भी नहीं है, और कोविड से रिकवर होने के 6 हफ्ते बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपने प्लाज्मा थेरेपी लिया है कभी 2 महीने पहले, वो एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। और तीसरा ये कि अगर आपको पास में हिस्ट्री ऑफ एलर्जी या मेजर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कभी हुआ है किसी ड्रग से या किसी फूड आइटम से, तब आपको एडवाइजेबल नहीं है। बाकी इन 3 कंडीशन को छोड़कर सभी मरीजों को हम कहते हैं कि आप वैक्सीन लगवाइए, और ऐसे लोगों को तो जरूर लगवाइए जो ज्यादा रिस्क में हैं, जैसे ये पेशेंट हैं या जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे हैं। चाहे इनमें कुछ एंटीबायोटिक कम बने, लेकिन वैक्सीन जरूर लगवाएं और बहुत जरूरी है इनके लिए, और जाके अपना जैब लगवाएं। सर इसी में एक क्वेश्चन है, डॉक्टर एसके चतुर्वेदी जी हैं हमारे साथ। उन्होंने बोला कि आई हैड फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन ऑन 4th of April and later diagnosed as corona positive on 10th of April. So when should I go for second dose now? इस सिचुएशन में कैसे किया जाए? वही मैंने अभी बताया कि अगर इनको पहली डोज लग चुकी है और उसके बाद कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, तो कोरोना से ठीक होने के बाद 6 हफ्ते बाद ये सेकेंड डोज लगवाएं। तो इनके लिए जो सेकेंड डोज लगेगी और ज्यादा बूस्टर का काम करेगी। कुछ एंटीबॉडीज इनको फर्स्ट जैब से लगी हैं, कुछ एंटीबॉडीज इनको इन्फेक्शन से लगी आई हैं। सो इनके लिए सेकेंड डोज जो है 6 weeks आफ्टर रिकवरी फ्रॉम द कोविड-19 ही शुड गो एंड गेट हिज जैब डन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर रविंदर कुमार दीवान साहब, आपसे एक क्वेश्चन है क्योंकि रेस्पिरेटरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। सो मिस्टर मनोज कुमार झा है जिनका ये क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे हमें जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है वो ना इशू हो, और जो ऑक्सीजन लेवल जो कम जा रहा है उसको हम पहले ही प्रिवेंट कर लें। इसके लिए कुछ क्या सजेस्ट करेंगे, कुछ सजेशन देना चाहेंगे सर? काइंडली अनम्यूट सर, डॉक्टर दीवान सर, दीवान साहब काइंडली अनम्यूट सर। यस, जो गाइडलाइंस इशू हुई हैं उसके हिसाब से काफी सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। देखिए, सबसे पहले तो है कि जैसे कोरोना, हमने पहले बताया, कोरोना के सिम्टम्स आने पे उसको कोरोना ही मान के चला जाए और अपने डॉक्टर की सलाह से दवाइयां शुरू कर दी जाए। और अगर बुखार, तेज बुखार 5वें 6वें दिन भी चल रहा है, तो उस समय डेफिनेटली देयर इज अ रोल कि एंटीवायरल थेरेपी वगैरह ली जाए, जिससे कि वो और ज्यादा सीवियर कैटेगरी में ना जाए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का बीच में जिक्र किया गया, चाहे वो प्राणायाम हो या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, they are very useful to improve the oxygen saturation. Or another important intervention that prone position in a certain group till oxygen is available helps improve the oxygen saturation beyond from a serious degree. किसी की 88% 87% चल रही है तो 93-94% तक आ सकती है by prone position in between. यस, डॉक्टर धमीजा कुछ कह रहे हैं इस इशू के बारे में। आई थिंक मैं सर यही बताना चाह रहा था कि जो प्राणायाम का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अभी एक स्टडी कंप्लीट की है और पब्लिकेशन के फाइनल स्टेज में हो गई है। सो उसमें हमने 250 लोगों को, 250 हेल्थ केयर वर्कर्स को प्राणायाम कराया, स्टडी किया, जिसमें 125 को प्राणायाम कराया और 125 को नॉर्मल एक्सरसाइज कराई। ये वो लोग थे हेल्थ केयर वर्कर्स जिनको कोविड-19 को जो ट्रीट कर रहे थे, जो डायरेक्टली एक्सपोज थे। सो उन दोनों ग्रुप्स में से जो 125 लोगों को प्राणायाम कराया गया, उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति को जो कोरोना हुआ, और जो 125 कंट्रोल आर्म में थे उनमें से 9 लोगों को कोरोना हुआ। तो 9:1 का बहुत सिग्निफिकेंट जो डिफरेंस है। और इससे ये पता लगता है कि प्राणायाम आपके लिए कितना लाभदायक है कोरोना से बचने के लिए भी। अगर आप एक्सपोज भी हो गए हैं तब भी अगर आप ये प्राणायाम करें ड्यूरिंग आइसोलेशन या क्वारंटाइन जब आप हैं, तो भी आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रोटेक्टिव है। हमने इन लोगों को 28 दिन तक प्राणायाम कराया। सबसे पहले इनकी एंटीबॉडीज की कि क्या पहले से कोविड तो नहीं है, और स्टडी कंप्लीट होने के बाद भी एंटीबॉडीज की सब लोगों में, और तब ये पाया कि 9 और 1 का रेशियो जो है, जिन 10 लोगों को कोरोना हुआ उनके सबके RT-PCR से कंफर्म हुआ और सिम्टम से कंफर्म हुआ, लेकिन 125 में से सिर्फ एक व्यक्ति को कोरोना होना, वो भी बहुत माइल्ड हुआ उसको। ये दिखाता है कि हम सब लोगों को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम करना चाहिए, और ये बहुत प्रोटेक्टिव है और बहुत लाभदायक है। सर एक क्वेश्चन और है धमीजा साहब, जो आप इससे मैं पूछना चाहूंगा, जो उसमें है स्टेरॉइड से रिलेटेड, कि कुछ डॉक्टर जो है वो लिखा है कि 3-4 दिन में स्टेरॉइड शुरू कर देते हैं। तो भाई तो क्या करना चाहिए? शुड बी टेक दैट स्टेरॉइड्स, मतलब डॉक्टर की बात माननी चाहिए, क्या किया जाए इसके ऊपर?
गाइडलाइंस के हिसाब से, और वैसे भी पहली बात तो कभी भी खुद सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और स्टीरॉयड का रोल जो है वो पर्टिकुलरली सिलेक्टेड पेशेंट्स में है, हर पेशेंट में स्टीरॉयड नहीं चाहिए। ज्यादातर लोगों को 85 to 90% लोगों को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सिर्फ उनको चाहिए जिनकी ऑक्सीजन कम हो रही है और वो सेकेंड वीक में है। स्टीरॉयड का काम जो है वो बहुत ही डुअल एज स्वॉर्ड है। अगर आप पहले देंगे तो वो वायरस की रेप्लिकेशन को बढ़ाएगा, बीमारी को बढ़ाएगा। और पहली स्टेज जो है कोविड-19 की, एक्चुअली हम कोविड-19 को 3 स्टेजेस में बांटते हैं। पहली स्टेज जो है बीमारी की, उसको रेप्लिकेटिव स्टेज बोलते हैं, जब वायरस बढ़ता है, मल्टीप्लाई करता है, जैसे मैंने बताया कॉपीज बनाता है और स्प्रेड करता है इन्फेक्शन को। दूसरी स्टेज जो है इन्फ्लेमेशन वाली स्टेज है, जिसमें स्टेरॉइड काम कर सकते हैं अगर आपके ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। और तीसरी स्टेज जो है वो साइटोकाइन स्टॉर्म वाली है, जब आप सीवियर डिजीज से आपका अपना डिफेंस जो है आपके अपने सेल्स को भी हार्म करने लगता है। उसी वजह से हम जो आईसीयू में एडमिट करके बड़ी दवाइयां देते हैं। तो पहली स्टेज में 85 to 90% लोग आते हैं, उनको स्टेरॉइड्स नहीं चाहिए। दूसरी स्टेज वालों को चाहिए डे 7 ऑनवर्ड्स, वो भी अंडर मेडिकल सुपरविजन। उसमें भी ब्लड शुगर मॉनिटर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें 2 या 3 दवाइयां प्रिस्क्राइब की जाती हैं, डेक्सामेथासोन या मिथाइल प्रेडनिसोन या मेड्रोल जो है, वो दवाइयां अंडर मेडिकल सुपरविजन ही लेनी चाहिए, हॉस्पिटलाइज पेशेंट में ही लेनी चाहिए, घर पे नहीं लेना चाहिए। सो ये गाइडलाइंस हैं, चाहे वो WHO की हो, चाहे वो CDC की हो, चाहे हमारी ICMR की हो, चाहे वो एम्स की गाइडलाइन हो। सो अपने आप मत लें, बहुत जल्दी मत नहीं लेना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर कहता भी है तो आप क्वेश्चन करें कि गाइडलाइन के हिसाब से पहले हफ्ते में स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए, और जिनकी ऑक्सीजन नॉर्मल चल रही है 97, 96, 98, उनको नहीं लेना चाहिए। फिर भी अगर बेस लाइन से 5% कम रहती है आपकी, अगर आपको शुरुआत में 98% है और अगले एक हफ्ते बाद आपकी 5% कम होगी, यानी कि 93 हो गई, तब आपको सबसे पहले अवेक प्रोनिंग पोजीशन में लेटना, आधा घंटा लेटना चाहिए पेट के बल, और उसके बाद मेडिकल कंसल्टेशन करके अगर जरूरत है ऑक्सीजनेशन की, तब हम स्टेरॉइड देते हैं। ऐसे हर व्यक्ति को स्टेरॉइड नहीं देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर दीवान साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन है डॉक्टर विश्वनाथ झा साहब की तरफ से। उनका कहना ये है कि वो 26 तारीख को उन्होंने टेस्ट करवाया था तो वो पॉजिटिव निकला था। उन्होंने जब करवाया था 10 दिन उन्होंने मेडिकेशन लिया और अब 19-20 दिन हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि मैं पिछले वीक से ठीक हूँ, तो क्या अब मुझे बाहर निकलना चाहिए या फिर मुझे फिर से RT-PCR करवाना चाहिए सर? नहीं, RT-PCR दोबारा कराने की रिकमेंडेशन नहीं है 2 हफ्ते के बाद, क्योंकि वो अगर पॉजिटिव भी आता है तो उसको हम डेड वायरस कहते हैं, और उसका नेगेटिव भी आ सकता है, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। उन्हें बाहर निकलने के लिए लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क वगैरह वो उनको बिल्कुल जरूरी है अभी भी, बिकॉज he can catch another variant of infection, so it is very important that he should keep himself protected just as anybody else. बट उन्होंने क्वेश्चन बीच में पूछा था चैट बॉक्स में कि दूसरी वैक्सीन लगवाने के लिए उनको जो है थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। डॉक्टर धमीजा साहब ने 6 वीक्स का है, बट मेरे कई जगह कंसेंसस ये भी मैंने पढ़ा है कि 90 डेज का इंटरवल, इफ एन एपिसोड ऑफ कोरोना टेक्स प्लेस आफ्टर हैविंग टेकन द फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन, तो उसके बाद 90 डेज का अंतर देने के बाद ही सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन लगनी चाहिए। सर एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि असिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव केस है कोविड का, मिस्टर धर्मपाल जी का क्वेश्चन है, तो वो कह रहे हैं कि हमने जो मेडिसिन जो है अनइंटेंशनली ले ली है, तो क्या इज इट डेंजरस और नॉट? No, nothing, because the mild medicines are given, they are symptomatic medicines, ivermectin, doxycycline, अगर ऐसी दवाइयां ली हैं तो उनको कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं होगा। 5 दिन का ही कोर्स होता है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं अगर उन्होंने ले भी ली है। पर स्टेरॉइड नहीं होने चाहिए, स्टेरॉइड या रेमडेसिविर ये सब की जरूरत नहीं है ऐसे सिचुएशन। डॉक्टर दीवान सर, मैं थोड़ा सप्लीमेंट करना चाहूंगा इम्यूनाइजेशन के बारे में। यस सर, प्लीज। जो भी एक्चुअली यस इट इज योर क्वेश्चन। आईटी जो टेक्निकली कह रहे हैं कि 3 महीने 90 डेज का टाइम होता है, क्योंकि एंटीबॉडी हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि 3 महीने से लेकर 5 महीने तक रहती है, तो इसलिए 3 महीने बाद लगाना चाहिए क्लिनिकली। बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन है वो ये कहती है कि 6 हफ्ते बाद लगा लेनी चाहिए, क्योंकि उसका जो प्रोटेक्शन होता है, जो अदर वेरिएंट्स है, आपने पहले जो वैक्सीनेशन किया, लेकिन जो क्योंकि 3 तरह के वायरस आ गए और मल्टीपल टाइप ऑफ वायरस आ गए, तो हो सकता है कि उसके प्रोटेक्शन के लिए टू कवर ऑल दीज वायरसेस, इसलिए हम कहते हैं कि आफ्टर 6 वीक्स अगर आपको कोरोना हुआ है तो आप 6 वीक्स आफ्टर 6 वीक्स वैक्सीनेशन लगा लेना चाहिए। दूसरा 6 वीक्स आफ्टर कंप्लीट रिकवरी, 6 वीक्स आफ्टर कंप्लीट रिकवरी को लास्ट साइन और सिम्टम्स आया था उसके आफ्टर 6 वीक्स। सेकंड थिंग, जो अभी कंट्रा इंडिकेशन जिसमें जैसे प्रेग्नेंट लेडीज हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं और 18 से नीचे के जो बच्चे हैं, यूथ है, उसमें अभी कंट्रा इंडिकेशन इसलिए क्योंकि अभी ट्रायल्स उन पे हुए नहीं है।
तो अभी ये 3 कंडीशन है जिसमें कि अभी रिकमेंडेड नहीं है। देखिए थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं इसमें, अभी जो लेटेस्ट जो आया है प्रेग्नेंट लेडीज में तो कोई अभी ट्रायल इन कंप्लीट नहीं हुए और कोई अप्रूवल भी नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक है। और 18 साल से नीचे भी अभी कोई ट्रायल नहीं हुआ, शायद अभी ट्रायल कंप्लीट होने वाला है, कोवैक्सीन में अप्रूवल आएगी। अप्रूवल्स नहीं है, लेकिन लैक्टेटिंग मदर्स में है अब एविडेंस कि वैक्सीन लगाने से बच्चे को भी फायदा हो सकता है। तो आज की रिकमेंडेशन शायद ये हो गई है अब कि लैक्टेटिंग मदर्स में वैक्सीन लगा सकते हैं। हाँ ट्रायल्स आए हैं कि उसमें लगा सकते हैं, बट अभी ऑफिशियल कोई इस तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, अप्रूवल नहीं। हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ इसमें एक ऐड करूंगा, इन यूके अभी जो है वो लेटेस्ट गाइडलाइन है कि ऑल द प्रेग्नेंट लेडीज आल्सो शुड बी ट्रीटेड एज नॉर्मल इंडिविजुअल्स टू गेट वैक्सीनेशन। ये यूके की गाइडलाइन है, बट आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज फॉर इंडिया, बट यूके में दिस इज सेफ, कंसीडर द सेफ फॉर लैक्टेटिंग मदर्स एज वेल। बट अभी जो ऑफिशियल गाइडलाइन है उसमें इंक्लूड नहीं किया, हो सकता है मे बी वीक कमिंग वीक और इसी हफ्ते में आ जाएंगे, इंक्लूड कर ले। हाँ, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में अब जो है लैक्टेटिंग मदर के लिए रिकमेंडेड है एक्चुअली ये, और प्रेग्नेंट में भी आ जाएगी। UK में they have recommended that they should be treated as other individuals as they are जो वैक्सीन ले रहे हैं। Okay. Sir, thank you very much for such a wonderful enlightenment और बहुत ही informative session रहा। मैं चैट बॉक्स में जो हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं उनके कमेंट्स देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और मैं एक चीज और बड़ी तारीफ करना चाहूंगा। चैट बॉक्स में हमारे कुछ साथी हैं जो बहुत ही गणमान्य व्यक्ति हैं और मौजूद हैं, डॉक्टर भी हैं, और चैट बॉक्स में आंसर भी देख रहे हैं। कई क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पर, सर आंसर्स अपने आप भी दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। आपकी प्रेजेंस भी सर जो है नजरअंदाज नहीं की जा सकती। So I'm very much thankful to Shri Jasbir Bajaji, who's a retired IAS officer, and Shri Amar Gargi, microbiologist and VC है शोभित यूनिवर्सिटी के। So continuously चैट बॉक्स में आंसर्स दे रहे हैं, लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं उनके भी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। और मैं कार्यक्रम को सब आगे बढ़ाते हुए, और क्योंकि कार्यक्रम में टाइम जो है वो बहुत उसकी मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सीमित टाइम था हमारे पास, लेकिन इस टाइम को हमने बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने सभी साथियों तक इस लाइव वेबिनार के थ्रू और लाइव फेसबुक के थ्रू हमने पहुंचाई। तो मैं अब कार्यक्रम को के अंतिम चरण में मैं हमारे साथी श्री कुलदीप सिंह ठाकुर जी को इनवाइट करना चाहूंगा। कुलदीप सिंह ठाकुर जी दैनिक हैं अंडमान निकोबार के, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा साहब आप जरा आके आप हमारे इस पैनलिस्ट को वोट ऑफ थैंक्स काइंडली प्रपोज करें। थैंक यू सर। सर काइंडली अनम्यूट सर, काइंडली अनम्यूट सर। डॉक्टर साहब, अमरीक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत सीनियर पैनल्स आज हमारे मानव कल्याण सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करी है, जिसके लिए कि बहुत लोगों ने आज फायदा उठाया है। और हम डॉक्टर साहब का, सारे पैनलिस्ट का, सीनियर डॉक्टर्स का, यूके से डॉक्टर जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बहुत ही इंफॉर्मेशन दी है, जो कि आज की nowadays very very important to cure this COVID। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बाकी जितने भी ऑडियंस जुड़े हैं, और हमारे चेयरमैन ललिता जी, वाइस चेयरमैन भावना जी, अमरीक जी, हमारे दूसरे साथी जितने भी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और स्पेशली IHRO के चेयरमैन डॉक्टर प्रेम, डॉक्टर राजेश को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य लिया है, जिससे कि वो गुरुद्वारा कामगंज के जो कोविड सेंटर है उसको मैनेज कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं डॉक्टर साहब से, सभी डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा हमारे इस पैनल पे आए और लोगों को अवेयर करें इस कोविड के बारे में, जो कि बहुत जरूरी है आज के दिन में। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतना लंबा टाइम स्पेयर किया है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने चेयरमैन ललिता जी से कि वो टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, हमारे जो सीनियर पैनलिस्ट डॉक्टर्स थे, उनको थोड़ा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन जरूर भेजें, सो दैट एक हमारी तरफ से एक जो मानव कल्याण सोसाइटी का इनिशिएटिव लिया गया था उसमें रिकॉग्निशन हो डॉक्टर साहब। Thank you sir, thank you very much. Thank you very much for your valuable time sir. So once again wish you all very many thanks sir। और आप लोगों ने इतना टाइम निकाला, और उम्मीद करते हैं कि आपका साथ, आपका सहयोग हमें आगे भी मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर द डे। राइट, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Stay safe. Thank you. Thank you sir।
Thank you, sir. Thank you.